नमस्कार सभी को। मेरे चैनल ज्योति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चूँकि मैं बीएड की छात्रा हूँ तो हम लोगों को सबसे पहले अगर कक्षा में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हमें लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि आज हमें क्या डिलीवर करना है क्लासरूम में जा कर के। तो आज मैं आप सभी को वही बताऊँगी, क्योंकि एनईपी 2020 के तहत लेसन प्लान किस तरीके से लिखना चाहिए उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले बाएं तरफ हम लिखेंगे विषय, कक्षा, अध्याय, प्रकरण। विषय में मैं हिंदी विषय ले रही हूँ। कक्षा में मेरा 9th क्लास है और 9th अध्याय भी मेरा 9वां है। प्रकरण साख्या एवं शब्द, जिसके कवि रचयिता है कबीर, और दिनांक आप देख ही सकते हो। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल में हम देख सकते हैं कि अधिगमकर्ताओं का मतलब है लर्नर, जो सीखना चाह रहा है या फिर जिसे सिखाया जा रहा है। तो अधिगमकर्ताओं में कबीर के दोहे के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। दूसरा पॉइंट है अधिगमकर्ताओं में मानवीय मूल्यों का विकास होगा। तीसरा पॉइंट है अधिगमकर्ताओं में जाति पाति, सामाजिक असमानता, रूढ़िवादिता, वाय आडंबर आदि के विरोध की भावना का विकास होगा तथा उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। चौथा पॉइंट है अधिगमकर्ताओं में सत्य, अहिंसा, सहयोग, दया, क्षमा, प्रेम आदि भावों का विकास होगा। पांचवा पॉइंट है अधिगमकर्ता पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जान पाते हैं। जैसे हम शब्द देखें, सुभर, सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। मुक्ताफल मतलब मोती। सुजान मतलब चतुर ज्ञानी। बलिंडा मतलब छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। अगला पॉइंट है अधिगमकर्ता कवि के व्यक्तित्व व कृतित्व से परिचित हो पाते हैं। जैसे कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। स्थान काशी बनारस। रचना बीजक, जिसमें साकी, शबद, रामायणी तीनों संकलित हैं। अगला पॉइंट है अधिगमकर्ता कविता का वाचन गीतात्मक एवं दयात्मक रूप से कर पाते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों में एक तरीके से दोहे को लेकर के रुचि जागृत होगी और वो उसको अच्छी तरीके से सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा सीखने के उद्देश्य, मतलब जब भी हम कक्षा में कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्लासरूम में डिलीवर कर रहे हैं, तो उससे बच्चों को क्या समझ में आया या फिर वो क्या सीख रहे हैं उस चीज़ से। तो उसी में एक पहला पॉइंट है अधिगमकर्ताओं में कविता के प्रति रुचि जागृत हो पाती है। दूसरा पॉइंट है अधिगमकर्ता पाठ के कवि व उनके रचनाओं से परिचित होते हैं। तीसरा पॉइंट है पाठ के आधार पर अधिगमकर्ताओं में मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। चौथा पॉइंट है अधिगमकर्ताओं के भाषाई कौशलों जैसे सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना का विकास हो पाता है। पांचवा पॉइंट है अधिगमकर्ता कठिन शब्दों के अर्थ जान पाते हैं तथा अपने समझ के अनुसार वाक्य प्रयोग भी कर पाते हैं। अगला पॉइंट है अधिगमकर्ताओं में सामाजिकता का विकास होता है तथा वे सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक रहते हैं। उसी में तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि सामग्री संगठन, मतलब अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी सामग्री का हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देंगे बच्चों को कि वो कवि किस काल का है या फिर उसकी कविताएं, उसकी रचनाएं किस तरीके की हैं। फिर हम दोहा का परिचय देंगे, अगर दोहा के प्लेस पे कहानी है तो हम कहानी का परिचय देंगे। फिर हम दोहा का भावार्थ बताएंगे, मतलब दोहा है तो उसका कोई अर्थ होगा, एक अर्थ निकलता है तो उस अर्थ को हम सारे विद्यार्थियों को बताएंगे। आगे देखेंगे कि उस भावार्थ से हमें क्या एक कंक्लूजन निकल के मिलता है, तो उससे सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास होता है। अगर सामाजिक मूल्यों में देखें तो जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता, रूढ़िवादिता, वह आडंबर को बच्चे मतलब समझ पाएंगे और इसको अपने अंदर न पनपने दे करके एक मेल जोल की भावना का विकास कर पाएंगे। और वही दूसरी तरफ देखेंगे हम मानवीय मूल्यों का विकास, तो उसमें हम देखेंगे सत्य, अहिंसा, सहयोग, दया, क्षमा, प्रेम की भावना बच्चों के अंदर विकसित होगी। फिर उसके बाद हम निष्कर्ष बताएंगे बच्चों को। आगे है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में मैंने चार्ट पेपर, पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, चौक और डस्टर का यूज़ किया था। आप और भी चीज़ें जैसे आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। आईसीटी का मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को कोई भी टॉपिक समझाने के लिए। शिक्षण विधि की बात करें तो शिक्षण विधि में आएगा आपका बातचीत व परिचर्चा विधि, कि आप किस तरीके से बच्चों से उस पर डिस्कशन करके उस विषय को समझा रहे हैं, उस टॉपिक को समझा रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, बच्चे उसका आंसर देते हैं। और तीसरा है व्याख्या विधि और पांचवा है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का मतलब है जैसे मैंने ऊपर चार्ट पेपर यूज़ किया तो चार्ट पेपर के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हो, उस पर कुछ पॉइंट्स लिख करके, और बच्चे इस तरीके से बच्चे जो चीज़ देखते हैं तो उससे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वो उस सब्जेक्ट को, उस शीर्षक को समझ पाते हैं।
आगे है प्रकरण का परिचय। प्रकरण का परिचय मतलब टॉपिक, आप उसको इंट्रोड्यूस किस तरीके से करते हो अपनी कक्षा में बच्चों के सामने। तो सबसे पहले जो शिक्षक के द्वारा कक्षा में अधिगमकर्ताओं से गतिविधियां कराई जाएंगी। आप कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करा सकते हो बच्चों के सामने, बच्चों के थ्रू, ताकि बच्चों में एक रुचि का विकास हो, रुचि डेवलपमेंट हो, ताकि वो इंटरेस्ट के साथ उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को पढ़ सके। दूसरा पॉइंट है अधिगमकर्ताओं के पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब उनकी प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए आप उसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन उससे पुटअप कर सकते हैं। जैसे दोहा क्या होता है, कबीर किस काल के कवि थे, कबीर किस धारा के कवि थे। अगला पॉइंट है अधिगमकर्ताओं को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए उनके भीतर मानवीय मूल्यों का ज्ञान देना। और अगला पॉइंट है इसी में, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करते हुए एवं उनके अनुभवों को सुनते हुए पाठ की उद्घोषणा की जाएगी कि आज हम कबीर की साखी एवं शब्द पाठ का अध्ययन करते हुए उनके केंद्रीय भाव को आत्मसात करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण। जैसे आप किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी लेसन को जब भी पढ़ा रहे हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें 3 कॉलम हम बनाएंगे। पहले कॉलम लिखे शैक्षणिक रणनीतियाँ, दूसरा है कक्षाई गतिविधियाँ, तीसरा है सीखने के प्रतिफल। कक्षाई गतिविधियाँ का मतलब है क्लासरूम एक्टिविटीज़। सीखने के प्रतिफल मतलब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उसके बाद उसको सीखने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का विकास हुआ या फिर उसमें क्या थोड़ा बहुत भी कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षण विधि, जिसमें अधिगमकर्ताओं को कवि परिचय एवं कविता परिचय के बारे में बताया जाएगा। अधिगमकर्ता दोहा परिचय एवं कवि के बारे में जानेंगे। दूसरा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में आप देखोगे अधिगमकर्ताओं को दोहा वाचन के साथ साथ कठिन शब्दों को भी बताया जाएगा। और सीखने के प्रतिफल में हम देखेंगे अधिगमकर्ता कविता दोहा का भावार्थ समझेंगे। इसी में अगला पॉइंट है दोहा का भावार्थ समझाया जाएगा। परिचर्चा विधि में देखेंगे अधिगमकर्ताओं को कविता की मूल संवेदना समझाई जाएगी। अधिगमकर्ताओं के अनुभवों को सुना जाएगा। उसी में सीखने के प्रतिफल में हम देखेंगे तो अधिगमकर्ता दोहा की मूल संवेदना को ग्रहण एवं आत्मसात करेंगे। अगला है कक्षा से परे पाठ का जुड़ाव। तो आप सभी को ये बात पता होगा कि एनईपी 2020 के तहत लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई है, जिसमें ये बोला गया है कि आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा रहे बच्चों को तो उसको उनके रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाओ, जिससे थ्रू वो अच्छे से कनेक्ट कर पाए उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को। तो कक्षा से परे पाठ का जुड़ाव का मतलब यही है कि आप किस तरीके से क्लासरूम से हट करके बच्चों को उस टॉपिक को और भी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं या फिर बच्चे और भी अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो इसमें पॉइंट है अधिगमकर्ताओं में मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, जिसको वे अपने व्यवहार में उतार पाते हैं। बच्चों में सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता का विकास होगा। आकलन मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी विषय पढ़ाते हैं बच्चों को तो लास्ट में हम क्या करते हैं, उनको एक होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं, ताकि हम उनका असेसमेंट कर सके कि उन्होंने क्या सीखा उस विषय से। तो हम इसमें उनको प्रश्न दे सकते हैं, पाठ में कौन कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है। दूसरा हो सकता है कबीर ने किन किन मानवीय मूल्यों को अपनी साखियों में बताया है। और संदर्भ मतलब रेफरेंस, मैंने ये एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक 9 की कबीर की साखियाँ से पाठ्य योजना तैयार की है और प्लस यूट्यूब की 1-2 वीडियोस देखी है मैंने और अपने से भी किया है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मुझे सुनने के लिए तथा मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।